नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। बहुत पुरानी कहावतें हैं जो आज आपको मैं बताना भी चाहूँगी कि दांत गए तो स्वाद गया और आंखें गई तो जहान गया। क्या है इसके पीछे का कारण? जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है, यहाँ हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें चली आ रही हैं, हर चीज़ के पीछे का कोई ना कोई कारण होता है कि दांतों के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है। अगर दांत में थोड़ी सी भी दर्द होती है तो ऐसा लगता है मानो कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जो भी आज आपके दिमाग में डाउट है, क्योंकि आज हमारे पास जो है डेंटिस्ट आए हैं, डॉक्टर हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जो इतनी सारी भ्रांतियां बनी हुई है दिमाग में, अजम्पशन लगाते हैं, आरसीटी के बारे में बात की जाती है, मसूड़ों के बारे में बात की जाती है, बच्चों के लिए बात की जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उनके दांतों के लिए। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर मयंक नागपाल जी। आइए उनसे बात करते हैं और आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मयंक जी, आपके बारे में हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मयंक नागपाल है। मैं BDS MDS हूँ, स्पेशलाइज्ड सर्जन हूँ, गम सर्जन हूँ और इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ। मतलब इम्प्लांट और गम्स के अंदर स्पेशलाइजेशन है। मेरा क्लिनिक जो है वो न्यू रेलवे रोड पे है, वेदांता डेंटल क्लिनिक के नाम से, और मैं पिछले 12 साल से डेंटिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 2006 से मैं इस फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ जी। मयंक जी, सबसे पहली जो बात आती है, जैसे ही हम डेंटिस्ट के पास जाने की अगर बात करते हैं, और सबसे पहली जो स्टेज होती है हमारे बच्चों की होती है। अगर हम बहुत छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, शुरुआत हम बच्चों से ही करते हैं क्योंकि ज़्यादातर मदर्स जो है उनसे कंसर्न रखती हैं। तो सबसे पहली बात आती है, छोटा होता है बच्चा, 2 से 5 साल के अगर बच्चे की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनके दांतों में कैविटीज़ के बारे में बार बार बोला जाता है कि ब्रश करके सो वरना कैविटीज़ हो जाएंगी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो सही प्रॉपर क्या रूटीन रहता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? बच्चों के अंदर जो मेन कंप्लेंट आती है वो आती है कि हमारे बच्चों के अंदर बहुत जल्दी कीड़े लग गए हैं जी। और सभी दांतों में, लगभग काफ़ी सारे पेरेंट्स से कंप्लेंट लिख के आते हैं कि मेरे बच्चे के सभी दांतों में कैविटीज़ लग गई हैं जी। उसका एक मेन कारण होता है नर्सिंग बोतल केरीज जी। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी टीथ होते हैं, जब मदर फीड कराती है, फीड के बाद जो आखिरी वो होता है वो माउथ के अंदर ही रह जाता है। अच्छा। मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बैक्टीरिया बनते हैं, वो बैक्टीरिया बच्चा पूरी रात माउथ के अंदर ही रहता है क्योंकि वो सो चुका है जी। उसके बाद वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो टीथ को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे अल्टीमेटली वो माउथ में, पूरे माउथ में मिल्क होता है जी। सभी टीथ को वो डैमेज कर देते हैं। इसलिए काफ़ी सारे पेरेंट्स से कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमारे टीथ के सभी दांत, हमारे बच्चे के सभी दांत जो है वो डैमेज हो गए हैं। मेन कारण उसका ये होता है। कुछ बच्चे ब्रशिंग ना करना एक दूसरा कारण हो गया, ब्रशिंग ना करना। कुछ पेरेंट्स जो है वो ब्रशिंग नहीं कराते, कुछ बच्चे जो है वो ब्रशिंग नहीं करते हैं जी। तो हमें उनको वो हैबिट डालनी है कि वो ब्रशिंग करें, या तो खेल के कि वो ब्रशिंग कर रहे हैं तो उनको खिलाना है हमें जी। एक और तरीका हम यूज़ कर सकते हैं कि हम पावर ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चे प्ले करते हैं। ओके। प्ले करते 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 वो ब्रश को माउथ में ले जाते हैं, जिससे वो क्लीनिंग हो जाती है, क्लीन हो जाते हैं, वो साथ में प्ले भी करते रहते हैं जी। तो हमें ब्रशिंग को एक गेम की तरह जी जी उनके साथ, ताकि वो एंजॉय कर पाए, और जितना वो एंजॉय करेंगे उतना वो अपने आप करेंगे, हमें बोलना नहीं पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अगर मेनली हम देखें तो किस एज तक के बच्चों में है जो कैविटीज़ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? क्योंकि अगर बहुत छोटा बच्चा है तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। कई बार मदर्स को लगता है कि पॉसिबल नहीं है, मैं बच्चे को अगर वैसे ही पानी से भी अगर साफ़ करना है मुंह तो भी उनको प्रॉब्लम सी लगती है। तो किस तरीके में हम सबसे छोटे बच्चे की कब से केयर करनी शुरू करें? आइडियली हमें स्टार्टिंग से ही 6 मंथ की एज पे भी बच्चे को जो है कॉटन लेके, क्लीन कॉटन लेके बच्चे के जो चीक्स हैं, जो टंग है उसको पूरा क्लीन करना चाहिए। उसके जो गम्स हैं उसके ऊपर पूरा कॉटन से रब करके पूरा क्लीन करना चाहिए 6 मंथ की एज पे भी। ओके। जब टीथ निकलते हैं उसके बाद भी हमें, स्टार्टिंग में छोटा बच्चा जो है उससे ब्रश नहीं हो पाता, ब्रश नहीं करा पाते, माउथ ओपन नहीं करता है वो, तो हमें कॉटन से प्रॉपर वो क्लीन करना है। मेक श्योर जब हम कॉटन यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टेलाइज्ड कॉटन होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नॉर्मल कॉटन, प्लेन कॉटन यूज़ करेंगे तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है जो बच्चे के माउथ में जाएगा और अल्टीमेटली कोई और एक नया इन्फेक्शन या वायरस या बैक्टीरिया जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा। इससे आगे अगर हम बड़े एज वाइज, तो यंगस्टर्स में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और काफ़ी सारे उनके दिमाग में भ्रांतियाँ कह लीजिए या एक मिथ भी बहुत सारे दिमाग में आते हैं। तो क्या कहेंगे, यंगस्टर जो यंग एज है उनमें नॉर्मली क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने में आती है? जो मिथ की अगर हम बात करें तो मेन मिथ जो हमें डे टू डे
जी सुनने में आती है, वो आती है कि ब्रशिंग करने से, क्लीनिंग करने से टीथ की, जी तो हम क्लीनिंग पे स्केलिंग करते हैं कि क्लीनिंग कराने से दांत हिल जाते हैं, जो ऊपर की सतह होती है, परत जी होती है दांत जी के जी ऊपर की, वो घिस जाती है, तो शाइन होती है दांत की, वो खत्म हो जाती है। ये मिथ है, ऐसा कभी नहीं होता। हम खुद हर साल में एक बार एटलीस्ट हम जो है वो क्लीनिंग कराते हैं अपने टीथ की भी, तो इसलिए क्लीनिंग प्लस रूटीन चेकअप, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। अभी कोविड के टाइम पे एक और मिथ जो है वो जो सामने आई है, वो आई है कुछ टूथपेस्ट कंपनीज ने ये बोला है कि हमारे ब्रशिंग जो हमारे टूथब्रश की से जी जो है कैविटीज नहीं लगेंगी, साथ में जो कोविड का जो वायरस है वो भी उससे किल हो जाता है। इसमें अभी तक कोई भी रिसर्च नहीं है पीछे, तो हमारे हिसाब से ये चीज़ पे कहना कि ऑथेंटिकेट करना कि ये चीज़ सच है, वो अभी थोड़ा जी 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 उस पर ट्रस्ट करना। तो यंगस्टर में कैसी प्रॉब्लम्स मेनली देखी जाती हैं? मेनली यंगस्टर के अंदर कंप्लेंट आती है पायरिया की, ओके स्मेल की, बैड ब्रीदिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलती है, कैविटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। कुछ पेशेंट्स जो है वो पेन लेके आते हैं, ओके पेन तब होता है जब पूरा कुछ डैमेज हो जाता है, पस बनना स्टार्ट हो जाती है, ओके तब दांत के अंदर पेन होता है, उससे पहले पेन वगैरह नहीं होता है। तो मेनली पेशेंट जो है वो स्मेल, बैड ब्रीथ, पेन, पस डिस्चार्ज, स्वेलिंग जी प्लस विजडम टूथ निकल रहा होता है, उस टाइम पे विजडम टूथ के कारण जी जी अक्कलदाढ़ बोलते हैं जी 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 उसके कारण कंप्लेंट लेके आते हैं। तो जो हम स्टार्टिंग अगर हम बात करें यंगस्टर की, तो काफ़ी बार होता है कि मुंह में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपका कहना काफ़ी लोग आते भी हैं, तो क्या मीन्स किस चीज़ की वजह से होती है और क्या उसका सोल्यूशन है? माउथ के अंदर कैल्कुलस डिपॉजिट हो जाता है, जो दांत जो गंदगी की परत होती है वो जमा हो जाती है। हमारी एक नॉर्मल रूटीन होना चाहिए कि 6 मंथ में या 1 ईयर में एक बार रूटीन डेंटल चेकअप प्लस क्लीनिंग कंपलसरी है। लेकिन ये सब जो मिथ हैं, इसके कारण उसके लिए लोग काफ़ी बार आगे नहीं आते हैं या क्लीनिंग नहीं कराते हैं। तो हमें हर साल में एक बार ब्रशिंग क्लीनिंग करानी चाहिए जी। अगर ये चीज़ हम कर रहे हैं तो वो स्मेल नहीं आएगी। प्लस हम टंग को कभी क्लीन नहीं करते हैं, टंग क्लीनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम टंग क्लीन नहीं कर रहे हैं तो गंदगी लगेगी ही लगेगी। कुछ पेशेंट्स के अंदर एसिडिटी भी बनती है बहुत ज़्यादा, स्टमक अगर उनका ठीक नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो जो एसिड डिस्चार्ज होता है वो एसिड माउथ के अंदर आता है और वो भी दांतों को डैमेज करता है, प्लस साथ में बैड ब्रीदिंग का कारण बनता है। तो अगर हम टंग क्लीनिंग की बात करें तो बेस्ट वे क्या है? जो आजकल टंग क्लीनर आ रहे हैं उससे, या फिर ब्रश से, या ब्रश के पीछे वाली साइड में आजकल एक रबर का सिस्टम सा बनाना शुरू कर दिया, या उससे? आइडियल टेक्निक जो है वो टंग क्लीनर से है। ओके। तो कुछ ब्रशेस ऐसे आ गए हैं जो सिर्फ टंग क्लीनर के तौर पे यूज होते हैं, कुछ ब्रशेस ऐसे आ गए हैं जो सिर्फ स्पेशली टंग को क्लीन करते हैं। उससे अगर ब्रश करते हैं, टंग क्लीन करते हैं, वो बेस्ट है। अगर हम वो नहीं है तो हम टंग के बैक साइड का पार्ट से भी हम क्लीन कर सकते हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि वो क्लीन होनी चाहिए जी, किसी भी तरीके से हो, बट वो क्लीन होनी चाहिए। बट विग्रस क्लीनिंग नहीं होनी चाहिए कि जो दांत के ऊपर फाइबर्स हैं, पेपिलास हैं, वो नहीं हटने चाहिए कि ब्लीडिंग हो जाए। जी। अभी हम एज की बात कर रहे हैं, उसके बाद और भी जो है आगे जो पूरा हमारा रूटीन चेकअप्स की अगर हम बात करें, किस तरीके से ब्रश करें हम, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अभी अगर हम 3rd स्टेज पे आते हैं, बुज़ुर्गों की तरफ आते हैं, तो नॉर्मली उनमें देखा जाता है कि अगर एक एज, सर्टन एज तक आते ही जो दांत है जो वो पूरे झड़ जाते हैं, उनके खाना खाने में दिक्कत होती है। कई बार वो कहते हैं कि नकली दांत लगवाएं या ना लगवाएं, थोड़ा रहता है उनका सिस्टम, नहीं समझ आते कि क्या बेस्ट है। क्या कहेंगे इस एज के लिए क्या सही रहता है? ओल्ड एज 50 के बाद काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका मेन कारण होता है जो हमारा कैल्शियम होता है बोन्स के अंदर, वो कैल्शियम कम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कैल्शियम कम हुआ, जो हमारे टीथ होते हैं वो टीथ हिलना स्टार्ट हो जाते हैं जी। टीथ में मोबिलिटी आ जाती है। टीथ में मोबिलिटी आ गई, अल्टीमेटली टीथ रिमूव हो गए। जब वो दांत रिमूव हो गया, वो जगह खाली हो गई, जो लोड है, जो दांत का प्रेशर आ रहा है खाना खाने का, वो एडजेसेंट टीथ पे चला गया, उस वाले का भी, और जो दांत उनका नहीं है उसका भी जी। तो वो डबल प्रेशर लेता है टीथ, तो वो भी डैमेज हो जाता है। इसके कारण एक एक करके वो सारे दांत डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली सारे टीथ वो रिमूव हो जाते हैं। अब जब वो सारे टीथ रिमूव हो गए, हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो हम निकालने पहनने वाला उनका डेंचर बना सकते हैं, जी, या फिर हम उनका फिक्स वाला डेंचर बना सकते हैं।
हैं। ओके। जो पेशेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो फिक्स वाले डेंचर के लिए जाते हैं और फिक्स वाले डेंचर के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से आपके नए दांत, जैसे आपके यंग एज में 25 की एज में जैसे टीथ थे, वो वैसे ही टीथ वापस कर देता है और आप उससे सब कुछ खा सकते हैं। तो ये सेफ रहता है, कोई पेन वगैरह नहीं होता? जो प्रोसीजर होता है वो इम्प्लांट का होता है, फुल माउथ इम्प्लांट करके उनको हम प्लेस कर सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। बट एक कंडीशन होती है कि पेशेंट को जो है बोन है वो हेल्दी होनी चाहिए। ओके। अगर बोन हेल्दी नहीं है, बोन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर इम्प्लांट का वहाँ पे बेनिफिट नहीं होता। तो जब भी हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं जी। हम उससे पहले सारा चेकअप करते हैं, सारे एक्सरेज लेते हैं, कुछ स्कैन कराना होता है वो कराते हैं, ताकि बोन की कंडीशन हमें पता चल पाए कि बोन हेल्दी है या नहीं है। अगर हमें बोन हेल्दी दिखती है तो फिर हम उनको इम्प्लांट के लिए गाइड करते हैं, अगर वो हेल्दी नहीं दिखती है तो फिर हम जो दूसरे ऑप्शन बचे हुए हैं उनके लिए गाइड करते हैं। यंगस्टर की अगर बात करें तो काफ़ी सारे फीमेल्स मेल्स प्रॉब्लम आती है ब्रेसल्स को लेकर कि एक सर्टन एज आने तक जो है दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फिर टेंशन हो जाती है, माँ बाप को भी फटाफट से ब्रेसल्स लगा लेते हैं। बट उनको ऐसा लगता है कि अगर हम स्माइल भी करेंगे तो क्या है वो अजीब सा लगता है, खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके क्या ऑल्टरनेट है? कुछ एडवांस टेक्निक्स अब आई हैं? मेनली जो ब्रेसेस की एज होती है वो 12 ईयर प्लस होती है जी। 12 ईयर्स तक हमारे सारे परमानेंट टीथ इरप्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर, और जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिर जाते हैं जी। जब वो मिल्क टीथ गिर जाते हैं उसके बाद अगर हमारे टीथ टेढ़े मेढ़े हैं जी तो हम उसको ब्रेसेस के थ्रू लगा सकते हैं। उसमें 3 अब नए टेक्निक भी आ गई है। एक तो हम टूथ कलर ब्रेसेस लगा सकते हैं। ओके। अगर कोई पेशेंट चाहता है कि मुझे ब्रेसेस नहीं लगाने हैं तो जो नया टेक्निक है वो है अलाइनर्स। अलाइनर्स में क्या होता है, प्लेट्स होती हैं, प्लेट पेशेंट पहनेगा और जब वो मन चाहे उसका वो उसको रिमूव कर सकता है अपने हैंड से ही। हम प्लेट पेशेंट को एक बार इंप्रेशन लेते हैं, इंप्रेशन के बाद स्कैन करते हैं, पेशेंट को सारा ट्रीटमेंट, जो उसका ट्रीटमेंट अभी है कंडीशन और जो उसका फाइनल रिजल्ट आना होता है वो हमें पहले से ही पता होता है। उसकी पिक्चर्स भी हम उनको ऑन द स्पॉट उस टाइम पे ही दिखा सकते हैं कि ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जो फाइनल आपके टीथ लगेंगे वो इस तरीके के दिखेंगे। उसके बाद पेशेंट डिसाइड कर सकता है कि मुझे ब्रेसेस के साथ जाना है या अलाइनर्स के साथ जाना है। अलाइनर्स का बेनिफिट ये है कि फास्ट रिजल्ट्स आते हैं जी। हमें रिजल्ट्स का आउटकम पहले से पता होता है, कहाँ पे हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, किस टूथ में कितनी मूवमेंट करनी है ओके। वो पहले से पता होती है। पेशेंट कुछ उसमें ऑल्ट्रेशन चाहता है तो वो पेशेंट भी अपने हिसाब से बता सकता है। प्लस पेशेंट ने कभी बाहर जाना है, कई बार पेशेंट कहते हैं कि मेरा बर्थडे है जी, मुझे मैरिज में जाना है जी, और ये ब्रेसेस जो है अच्छे नहीं लग रहे, कॉलेज में कोई फंक्शन है जी, जी, हम वो अटेंड नहीं कर सकते, तो पेशेंट उसको अपने हैंड से रिमूव कर सकता है और उसको जब वो पहनना चाहे तब पहन सकता है। एक और बेनिफिट है, जब भी आप खाना खा रहे हैं, आपने सुना होगा कि ब्रेसेस से खाना खाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, जी। तो जब भी पेशेंट ये अलाइनर्स पहनता है, पेशेंट ने रिमूव किया, खाना खाया, अलाइनर दोबारा पहन किया, वापस से पहन लिया, ब्रश कर रहा है, ब्रश करते टाइम भी वो रिमूव किया और बाद में अपने आप पहन लिया, तो इट्स सो इजी। तो ये ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं या टीथ के कलर के? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये पता भी नहीं चलता कि आपने माउथ के अंदर कुछ पहना भी हुआ है। ओके। तो अगर हम बात करते हैं कि जब डेंटिस्ट की बात आती है तो दिमाग में आता है कि बहुत कॉस्टली होगा, कैसे जाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट डिपेंड करती है कि आपके ट्रीटमेंट को, अगर आप रूटीन चेकअप के लिए बार बार आ रहे हैं, रूटीन चेकअप रेगुलर करा रहे हैं तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है। द रीज़न बीइंग, अगर किसी भी टूथ में फॉर एग्जांपल कैविटी लगी हुई है जी, हम रूटीन चेकअप के लिए गए, हमें पता चला कि कैविटी है, पेन नहीं है, हम सिर्फ उसको सिंपली फिलिंग से ठीक कर सकते हैं। ओके। कॉस्ट वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पे पेशेंट ने उसको नेग्लेक्ट किया। ओके। नेग्लेक्शन के कारण क्या होता है कि पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए तब आता है जब उसको पेन होता है जी। जब उसको पेन होता है तब वो कंडीशन फीलिंग की नहीं बचती है, तब वो कंडीशन आरसीटी की बचती है। ओके। या फिर दांत इतना डैमेज हो जाता है कि उसको रिमूव करके वहाँ पे इम्प्लांट प्लेस करना पड़ता है। इसलिए कॉस्ट इंक्रीज तब होती है जब पेशेंट उसको डिले करता है। इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि रूटीन चेकअप बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट रूटीन चेकअप के लिए आ रहा है तो एक सिंपल फिलिंग से उसका दांत परमानेंटली ठीक हो सकता है। अगर वो उसको निगलेक्ट करता है जी, तो फिर वो रूट कैनाल के लिए या इम्प्लांट के लिए जाता है या हायर ट्रीटमेंट के लिए जाता है, जहाँ पे वो कॉस्ट धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। आप जो तीनों नाम ले रहे हैं, आरसीटी की, इम्प्लांट की बात कर रहे हैं या और भी आगे फर्दर जो है, तो ये चीज़ें जो है क्या पेनलेस रहती हैं या बहुत ज़्यादा पेन होता है? क्योंकि रूट कैनाल के बारे में अगर बात करी जाए तो दिमाग में ये भी आता है कि काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, रोज़ दर रोज़ ऑफिस भी जाना होता है, डेली रूटीन के काम भी होते हैं, तो अगर ऐसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी कराया तो उसमें रहता है पेन भी रहता है, कई बार
जो दिमाग में लोगों के थॉट्स आते हैं कि मुंह फूल जाता है, सूजन हो जाती है, तो क्या ऐसा भी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले के टाइम में जो रूट कैनाल होता था उसमें ये सब चीज़ें होती थी। हम जो अपने क्लिनिक में रूट कैनाल करते हैं वो एडवांस टेक्निक से करते हैं। ओके। रोटरी आरसीटी, लेजर आरसीटी करते हैं, तो सिंगल सिटिंग में या 2 सिटिंग में ही कंप्लीट हो जाती है, मैक्सिमम 2 सिटिंग्स, और कम्प्लीटली पेनलेस होता है। वी आर श्योर 100% टू द पेशेंट की पेशेंट को सिंगल 1% का भी पेन पूरी रूट कैनाल के टाइम पे नहीं होता है। और तो ये टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। प्लस सेम सिंगल सीटिंग में ही अगर उसको कैप के लिए काम करना है तो उसी टाइम पे हम कैप के लिए भी इम्प्रेशन ले लेते हैं और सेकंड सीटिंग में हम कैप लगा भी देते हैं। तो ये टाइमिंग भी रहती है आरसीटी की कि कितना टाइम कंज्यूम करते हैं, 1 घंटे 2, जो सिटिंग की हम बात कर रहे हैं? जो हम एडवांस आरसीटी हम करते हैं वो बहुत फास्ट हो जाती है जी। हम 30 to 40 मिनट्स के अंदर रूट कैनाल को, पूरी रूट कैनाल को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी कंप्लीट कर देते हैं। जो तीसरी चीज़ की अभी आपने बात की मयंक जी, इम्प्लांट, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्योंकि कई बार जो है टेक्निकल वर्ड्स तो होते हैं बट आम लोगों को नहीं पता होते कि इम्प्लांट क्या है। दांत जो रिमूव हो जाता है उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? कोई भी दांत अगर रिमूव हुआ है उसको रिप्लेस करना सबसे ज़रूरी है। कई बार पेशेंट ये चीज़ करता है कि उसको एक दांत रिमूव करा लिया और रिप्लेसमेंट के लिए सोचता है कि ठीक है मैं बाद में रिप्लेस कराऊंगा या नहीं कराऊंगा। उसके कारण इशू क्या आता है कि जो टीथ होते हैं, एडजेसेंट टीथ होते हैं जी, वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं उस स्पेस के अंदर जी। तो जो अपर टीथ के साथ जो उसका कॉन्टैक्ट है जी, वो चेंज हो जाता है। ओके। उसके कारण पेशेंट को पायरिया, खाना फंसना, दांत वीक होना, बोन लॉस होना, ये सारे इश्यूज आते हैं जो पेशेंट को लेटर स्टेज पे पता चलते हैं। और एक दांत रिमूव करने के कारण 5 दांत, नीचे के 2 दांत, उसके जो साइड के दांत, जो ऊपर के 3 दांत है वो तीनों डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी टीथ अगर रिमूव हुआ है उसको रिप्लेस कराना सबसे जरूरी चीज़ है। 2 तरीके होते हैं हमें रिप्लेस कराने के, या तो हम इम्प्लांट से रिप्लेस कर सकते हैं उसको या फिर हम उसको ब्रिज बना सकते हैं। ओके। इम्प्लांट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है रिप्लेसमेंट का, क्योंकि वो एक सिंगल टूथ लग रहा है और बहुत सेफ होता है। अगर हम टीथ्स की बात करते हैं, क्या इसका डायरेक्ट इफेक्ट और भी हमारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी पड़ता है, जैसे आंखें, चीक्स या फिर नोज, किसी और चीज़ के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है? अगर टीथ में पायरिया लगा हुआ है, अगर किसी भी पेशेंट को पायरिया है, पायरिया का मतलब हो गया कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है जी, और हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर वो हार्मफुल बैक्टीरिया माउथ के अंदर है, कोई भी चीज़ हम चू कर रहे हैं तो उसके साथ बैक्टीरिया स्टिक हो रहे हैं जी, और वो स्टिक होकर स्टमक के अंदर जा रहे हैं। ओके। फ्रॉम स्टमक ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरी बॉडी में कहीं भी जा सकते हैं। ओके। फर्स्ट। सेकंड, अगर किसी भी पेशेंट को पायरिया है तो उसको हमेशा बेड ब्रीथ रहेगी, कॉन्फिडेंस उसका कम रहेगा, ये सब इश्यूज हमेशा पेशेंट को आते हैं। कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमें स्मेल आती है, हम किसी भी इंटरव्यू में नहीं जा पाते, जी, जी, पे हम बात नहीं कर पाते, जी, जी, बहुत शर्म आती है। तो उस सब का सोल्यूशन जो है वो टीथ रूटीन चेकअप और जो ट्रीटमेंट है वो कराना है, वो बहुत 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 जरूरी चीज़ है। अभी मयंक जी हम इक्विपमेंट्स भी देख रहे हैं आपके पास, तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि सही तरीका क्या है ब्रशिंग करने का? हम 2 टेक्निक से ब्रश करते हैं। नॉर्मली जो ब्रशिंग करते हैं, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो ब्रशिंग बताते हैं कि हम इस तरीके से ब्रश करते हैं। ये सबसे गलत तरीका है ब्रशिंग का। आइडियली ब्रशिंग या तो अप एंड डाउन होनी चाहिए या फिर सर्कुलर मोशन में होनी चाहिए। हम फ्रंट से में भी सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग करेंगे, ओके। हम साइड में भी सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग करेंगे, दोनों साइड पे। उसके बाद माउथ ओपन किया हमने, अंदर की तरफ हम ब्रशिंग कर रहे हैं, तो ये पोर्शन जो है काफ़ी बार हम ये वाला पोर्शन क्लीन नहीं करते हैं या इनर पोर्शन हम क्लीन नहीं करते हैं और यहीं पे मिस्टेक होती है जी। हमें इस पोर्शन को प्रॉपर, जो यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं उनको रिमूव करना है इसके ऊपर से। यहाँ से भी इनर साइड पे हम ब्रशिंग जो है, इनको जो भी बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो भी डिपॉजिट्स यहाँ पे हैं, स्ट्रेन्स हैं, उसको हमें बाहर की तरफ मूव कराना है। सेम फॉर द अपर साइड। ओके। क्योंकि नॉर्मली जो आप पहला मेथड बता रहे थे कि वही चीज़ यूज़ करी जाती है, मीन्स ऐसे आगे पीछे करके ही जी जी करते हैं। उसके कारण नुकसान क्या होता है कि ये टीथ घिस जाते हैं। ओके। और घिसने के कारण लेटर स्टेज पे जब पेशेंट की एज 40 प्लस हो जाती है, वहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमें सेंसिटिविटी हो गई है। ओके। हम चेक करते हैं तो यहाँ पे गड्ढे मिलते हैं जी। आस्क द हिस्ट्री, तो पेशेंट बताता है कि हम ब्रशिंग ऐसे करते हैं, विगरस ब्रशिंग करते हैं, बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं। कभी भी हार्ड ब्रशिंग नहीं करनी होती है, जेंटल ब्रशिंग होती है। 2 फिंगर 3 फिंगर प्रेशर और 2 to 3 मिनट से ज़्यादा ब्रशिंग नहीं होनी चाहिए, बट ट्वाइस अ डे। मिनिमम कितना टाइम करना चाहिए ब्रश? 2 मिनट्स to 3 मिनट्स। 2 to 3 मिनट्स करना चाहिए ब्रश। और आजकल तो मार्केट में ब्रशेस भी बहुत सारे आ गए हैं, तो किस तरीके का ब्रश मीन्स? सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश जो होता है सबसे बेस्ट होता है।
अगर कोई पेशेंट ब्रशिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है तो वो पावर ब्रश यूज कर सकता है। ओके। अदरवाइज सॉफ्ट ब्रश जो है वो सबसे बेस्ट है। और आप बात कर रहे थे अभी कि मसूड़ों में भी रहता है और सेंसिटिविटी, ये भी एक इशू रहता है लोगों को। अगर किसी पेशेंट को सेंसिटिविटी है तो सबसे पहले चीज चेकअप करना जरूरी है कि किस कारण से सेंसिटिविटी है। जी। अगर उसकी सेंसिटिविटी किसी डेंटल केरीज के कारण है तो वो फिलिंग होना जरूरी है। अगर उसकी सेंसिटिविटी टीथ की अपर लेयर घिसना जरूरी है तो वी हैव टू चेक कि वो लेयर क्यों घिस रही है। यंग एज है, यंग एज में वो सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए। ओल्ड एज है तो रूटीन में वो सेंसिटिविटी घिस रही है तो उसका जो रूट कॉज है उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। प्लस साथ में कुछ सेंसिटिविटी टूथपेस्ट भी आती है, वो भी हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं सो दैट उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो। अब मयंक जी अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि रूटीन चेकअप सबसे मेन चीज़ है। डेंटल अपने अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं तो 6 मंथ में रूटीन चेकअप जरूर कराइए। घबराइए मत। एक फोबिया जो है माइंड के अंदर कि रूटीन चेकअप या डेंटल चेकअप कराने से या दांत पे कुछ भी ट्रीटमेंट कराने से दांत हिल जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे, वो ख़राब नहीं होंगे। हमेशा कभी भी माउथ के अंदर अगर बैक्टीरिया रहेंगे, कीटाणु रहेंगे तो वो डैमेज ही करेंगे। हमारा पर्पस एज ए डेंटिस्ट यही होता है कि हम उन कीटाणु को, बैक्टीरिया को वहाँ से रिमूव करें, आपके टीथ को हेल्दी रखें। इसलिए आप आइए, कोई भी आपके डाउट्स हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं और हम आपकी जो भी इश्यूज़ हैं वो उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मयंक जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मयंक नागपाल जिन्होंने बहुत ही अच्छा, जो आज की डेट में आप कह सकते हैं कि हर घर के अंदर जो है ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं दांतों को लेकर, और जो ब्रशिंग का तरीका बताया है, एक बार फिर से वीडियो ज़रूर देखें। ब्रशिंग करने का जो सही तरीका बताया गया है उसी को ही यूज़ करें ताकि आगे चलकर जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और अभी भी अगर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई डाउट है आपको दांतों को लेकर तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपको नंबर जो है मयंक जी का प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप डायरेक्टली उनसे बात भी कर सकें, ताकि जो आपकी डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स है, सेंसिटिविटी को लेकर हो या अदर कोई भी इश्यूज हो तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सर्च।